वेलकम टू कोडिफाई अलॉन्ग निखिल। तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने आपको जो टास्क दिया था उस टास्क का सॉल्यूशन मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। तो जो टास्क था उसमें मैंने आपको बोला था एक आउटपुट है, उसका आपको बैककोड करना है और आउटपुट ये था। तो इसमें आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि मैंने एक एचआर टैग का यूज किया हुआ है, जिससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर आ गया है, जिसके बाद मैंने यहाँ पर H1 टैग का यूज कर एक हेडिंग दिया हुआ है, वेलकम टू कोडिफाई अलॉन्ग निखिल। देन उसके बाद मैंने अगेन फिर एक और एचआर टैग का यूज किया ताकि मैं उसको उसके अंदर एम्बेड कर सकूं। फिर मैंने यहाँ पर ये कोई लिंक नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कोई लिंक नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग तीनों का एक साथ यूज किया है, जिससे एक लिंक जैसा दिख रहा है, पर इसका कलर ब्लू नहीं हुआ है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये लिंक नहीं है। और एक इमेज पर मेरा आके देखिए कर्सर का जो पोजीशन और शेप है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस इमेज के अंदर एक लिंक एम्बेड है। इस इमेज पर क्लिक करते ही तो मेरे को रिवर्ट करता है किसी वीडियो के ऊपर। तो देखिए बेसिकली एक इसके ऊपर मैंने एक इमेज लगाया हुआ है, इसको मैं आपको बैककोड दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम इधर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एचआर टैग का यूज किया, मैं आपको इसको साथ में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एचआर टैग का यूज किया हुआ है। इस एचआर टैग की वजह से यहाँ पर एक लाइन आ रहा है। उसके बाद मैंने H1 टैग के अंदर लिखा हुआ वेलकम टू कोडिफाई अलॉन्ग निखिल। तो आपको उसका रेंडरिंग होने के बाद आउटपुट दिखाई दे रहा है। देन मैंने फिर एक और एचआर टैग का यूज किया हुआ है, उसकी वजह से आपको ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बोल्ड, इटैलिक टैग और पी टैग का तीनों को एक साथ यूज किया। पी टैग का यहाँ पर यूज करने का मेरा सिर्फ ये मोटिव था कि आपको पता चले कि पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं पी टैग का यूज नहीं करता और बीआर का भी यूज नहीं करता तो इमेज इधर से ही स्टार्ट हो जाता। तो मेरे को आपको ये चीज शो करनी थी, इसलिए मैंने इसका यूज करके आपको दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ तीनों एक साथ यूज करके, और जैसा कि आप सबको पता है अब कि जो इसमें फर्स्ट पहले स्टार्ट होता है उसको सबसे एंड में क्लोज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बी टैग को सबसे एंड में क्लोज किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एंकर टैग का यूज किया है, जिससे एक लिंक लिंक अटैच किया है जो इस वीडियो का लिंक है इस थंबनेल के पीछे। और उसके बाद मैंने इसमें एक इमेज एम्बेड कर दी उस एलिमेंट के अंदर, एंकर एलिमेंट के अंदर, तो इमेज भी उसका कंटेंट बन गई। तो इस इमेज पर ही वो लिंक ऑन हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो उसके बाद यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो मेरा यहाँ पर आपका कोड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट इंसर्ट करते हैं। बॉयलर प्लेट इंसर्ट करने के बाद हम अपने टाइटल रखते हैं लेक्चर 3। यहाँ पर टाइटल रख दिया हमने लेक्चर 3, और हम आगे आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वापस अपने नोट्स पे जाएंगे, जैसे कि आपको बताया मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं। तो नोट्स में हमारा न्यू न्यू टॉपिक है प्री टैग। प्री टैग का जो यूज होता है उसका मतलब क्या होता है? प्री टैग का मतलब है प्रिजर्व करने के लिए, मतलब प्री मतलब प्रिजर्व। तो आप किसी भी टेक्स्ट को अगर प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर उसमें 3-4 लाइन का ब्रेक है, तो आप वो सेम अगर इसमें से टाइप कर देंगे 3-4 लाइन का ब्रेक देके, तो ऑटोमेटिकली वो भी इसमें प्रिजर्व हो जाएगा। जैसे कि इसके आउटपुट में मैंने यहाँ पर एक साइन किया है, फिर एक अल्फा बनाया है, फिर इतना सारा गैप स्पेस देके एक 9 लिखा है, तो आउटपुट में भी सेम उसी तरह से हो रहा है। इसको मैं आपका लाइव एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं प्री टाइप करके, अगर आप देखिए एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये वैसे ही काम करेगा। और यहाँ पर आप जैसे मैं अगर यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो भी वो वैसे ही काम करता है, और अगर मैं यहाँ पर आके एंटर प्रेस करता हूँ तो भी ये वैसे ही काम करता है। तो आप यहाँ पर टैब एंटर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी आपके लिए न्यू लर्निंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से प्री टैग का यूज करते हैं। प्री टैग का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा लॉरेम 40। लॉरेम 40 लिखने के बाद ये लॉरेम 40 टाइप हो चुका है। मैं इसको आपको इसलिए पता है, वर्ड रैप करने के लिए Alt Z का यूज करना हूँ। Alt Z का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें स्पेस देता हूँ, अच्छा खासा स्पेस देता हूँ जो आपको दिखाई दे। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेम 3। फिर देन मैं यहाँ पे 3-4 लाइन का ब्रेक देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेम 45। लॉरेम 45 लिखने के बाद मैं फिर से यहाँ पे 3-4 लाइन का ब्रेक देके लिखता हूँ लॉरेम 4। अब जैसा कि आप लोग HTML के बारे में जानते हैं कि अगर मैं इस तरह से कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखूंगा तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जितने भी हैं या एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये सब वो रेंडर नहीं करेगा। ये कोई नॉमिनल जो स्पेस सेटिंग उसका होता है उससे उतना ही स्पेस प्रोवाइड करेगा हर एक हर एक वर्ड के बीच में। लेकिन प्रिजर्व टैग का मेन यूज यही है कि उसमें जैसा आप लिख देंगे किसी भी चीज को, एज इट इज वैसा रेंडर हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल है जो आपका ब्राउजर रेंडर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको उसको प्री टैग के अंदर डाल देना है, तो वो ऑटोमेटिकली एज इट इज उसको रेंडर कर देगा। अब आप बोलेंगे कि इसका फिर यूज क्या, ब्रेक ब्रेक लाइन की जगह हम तो इसी में काम करके इसी को पूरा एज इट इज रेंडर करा सकते हैं, लेकिन ये एसईओ फ्रेंडली नहीं रहेगा आपके लिए। फिर ये ऐसा शो करता है कि कोई चीज आपने कहीं से कॉपी की है। तो इसलिए आप थोड़ा एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए इसका आउटपुट।
एज इट इज जैसा मैंने लिखा था वैसा ही आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे भी दिखा सकता हूँ। स्पेसेस वगैरह सब कुछ है, ये स्पेस जो मैंने लेके दिखाया था आपको। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिएटिंग अ पेज लेआउट। अब इस पर आने से पहले मैं चाहता हूँ आपको कुछ चीज़ें पता चलें। वो है क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट। जो क्लास एट्रीब्यूट होता है और आईडी एट्रीब्यूट है, ये दोनों ग्लोबल एट्रीब्यूट है। इन दोनों को आप देख पा रहे होंगे, क्लास और आईडी। ये मैं आपको पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको इनका यूज बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आपको बाद में या फिर अब आज मैं इनका यूज बताऊँ और आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। क्लास एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है? द क्लास ग्लोबल एट्रीब्यूट्स इज अ स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द केस सेंसिटिव क्लास ऑफ द एलिमेंट। Classes allow CSS and JavaScript to select and access specific elements via the class selectors of functions like the DOM method। अब ये ग्लोबल एट्रीब्यूट एक वर्ड पढ़ा हमने। ग्लोबल एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? ग्लोबल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो कोई भी एट्रीब्यूट जो किसी भी टैग के साथ किसी भी एलिमेंट का पार्ट बन सकता है। अगर मैं पैराग्राफ टैग के साथ यूज करूंगा तो ये पैराग्राफ टैग के साथ भी यूज हो जाएगा, बॉडी के साथ यूज करूंगा बॉडी के साथ भी यूज हो जाएगा, एंकर के साथ ही किसी का भी एट्रीब्यूट बन सकता है। सेम आईडी के साथ होता है, आईडी भी किसी का भी एट्रीब्यूट बन सकता है। क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है? क्लास और आईडी में बेसिकली डिफरेंस ये है कि क्लास जो होता है वो यूनिक नहीं होता, और आईडी जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है वो एक यूनिक होता है। ये देखिए, आईडी एक यूनिक है। The ID global attribute defines an identifier which must be unique in the whole document. Its is to identify the element when linking using fragment identifier scripting or styling with CSS। तो बेसिकली दोनों का यूज आप एक कॉमन यूज इसमें समझ आ रहा होगा कि ये CSS और जावा स्क्रिप्ट दोनों की स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। जब भी हम इन दोनों को यूज करेंगे, मतलब अगर आपने माना कि जैसे पैराग्राफ टैग को मैंने एक क्लास प्रोवाइड किया, मतलब मैं आपको बताऊंगा क्लास कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे नॉर्मल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, क्लास टाइप करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और उसमें अंदर वैल्यू लिख देंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा इसको पर्टिकुलर प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं है। आप अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी क्लास का नाम क्लास रखना चाहता हूँ तो मैं क्लास का नाम क्लास भी रख सकता हूँ, आईडी का नाम क्लास रख सकता हूँ। ये बात आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, जब हम इसके लाइव एग्जांपल बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्लास का बेसिकली यूज यही है कि हम उससे उसको टारगेट कराते हैं। मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि CSS मेरे सिर्फ इस पर्टिकुलर इस पोर्शन पर CSS वर्क करे जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी एलिमेंट का मेरा कलर रेड हो जाए, तो उसके लिए मेरे को इसको क्लास देना होगा। क्लास इज इक्वल्स टू रेड या फिर क्लास इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर एलिमेंट है, कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ, उसको मैंने आपको बताया। और फिर मैं CSS में बैकएंड में जाके हैशटैग क्लास, मतलब मैं इस क्लास को डिफाइन करूंगा कि मैंने एक क्लास रखा है वहां पर, उस क्लास का नाम रखा है क्लास, और उस क्लास वाले मतलब इस क्लास का नाम रेड रखा है, बैकग्राउंड रेड। तो मैं CSS में जाके डिफाइन कर दूंगा कि इस जो क्लास है इसका नाम बैकग्राउंड रेड है, उसको रेड कर दो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब एक यूनिक आईडी, मतलब आईडी टाइप प्रोवाइड करता है। क्लास मतलब एक नेम प्रोवाइड करता है और आईडी एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। अच्छा, आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट में कॉमन चीज तो है ही कि CSS के लिए यूज होते हैं, और डिफरेंस भी आपको पता चल गया है। अब हम इसको HTML में कैसे यूज करते हैं? HTML में मोस्टली ये यूज इतना अच्छे से इसका यूज नहीं है, पर आपको ये अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नैपटेक, उसमें इसका यूज है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी वेबसाइट को जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसके थोड़ा सा नीचे या कहीं उसी पेज पे विद इन दैट पेज एक कुछ कंटेंट होता है, तो उस पर वो रेफर कर देता है। तो उस वो कैसे करता है? उसके लिए हम उसको आईडी प्रोवाइड करते हैं नेविगेशन टैग के अंदर। तो हम वापस से अपने इस पर आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अ पेज लेआउट। वेबसाइट का पेज लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जितने भी टैग हैं यहाँ से, ये हेडर, मेन और फुटर, इनका आपको रियल मतलब अगर आप नहीं नेकेड आइज से देखेंगे तो आपको कुछ भी एग्जाम मतलब डिफरेंस नहीं दिखेगा आपके वेबसाइट पे। अगर मैं हेडर लगाता हूँ या नहीं भी लगाता हूँ तो पता नहीं चलेगा किसी भी यूजर को कि मैंने हेडर लगाया है नहीं। पर ये आपके सर्च इंजन को हमेशा पता चलता है, और सर्च इंजन से ही आपकी वेबसाइट का रीच बढ़ेगा। तो एज अ गुड वेब डेवलपर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और आप उनका यूज आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको हेडर हेडर के अंदर हम नेव टैग का यूज करते हैं। नेव टैग का जैसे मैंने बताया आपको नेविगेशन के लिए यूज होता है। द नेविगेशन सेक्शन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ अ पेज हुज पर्पस इज टू प्रोवाइड नेविगेशन लिंक्स ईदर विद इन द करंट डॉक्यूमेंट और टू द अदर डॉक्यूमेंट। अब बेसिकली आपने कभी वेबसाइट पे खोला होगा तो आप देखते हैं कि यहाँ ऐसा राइट साइड में इस तरह से लिखा होता है होम, अबाउट अस, या कुछ भी मतलब कुछ ऐसा टैब बना होता है या फिर इस वे में रहता है। तो कुछ टैब बना होता है, उसमें आपको हमेशा देखेंगे कि उसमें लिंक्स लगे होते हैं हमेशा। टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द एनी वेब पेज आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे, जिसमें होम तो एक बेसिक रहता ही है। तो वो किससे वर्क करता है? वो इससे वर्क करता है, नेविगेशन से, नेव। अब आप कहेंगे कि इसमें हम एंकर टैग का भी यूज कर सकते थे। आप एंकर टैग का यूज कर सकते हैं, पर जो SEO फ्रेंडली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चीज, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नेव टैग से होती है।
इसीलिए हमारे नेव टैग का यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हेडर टैग का यूज करना और उसके अंदर हम नेव टैग का यूज कैसे करते हैं। हमेशा नेविगेशन को हेडर के अंदर ही रखते हैं। जैसे कि आप कभी एमएस वर्ड या कुछ भी यूज करेंगे तो उसमें आप हेडर लगाते हैं। जब तक आप उस डॉक्यूमेंट पर लैपटॉप अपने डेस्कटॉप पर वर्क करते हैं तो आपको पता चलता है कि हेडर है, लेकिन प्रिंट होने के बाद पता नहीं चलता कि आपने वो हेडर लगाया हुआ है। सेम इसी तरह से इस हेडर का यूज है। जब तक आप इसमें काम कर रहे हैं आपको पता है हेडर है, एसईओ को पता है हेडर है, बट जब आपका यूजर होगा उसको नहीं पता चलेगा कि हेडर में आता है। क्योंकि यूजर को अगर वेबसाइट बनाना आता है तो वो यूजर क्यों है आपकी वेबसाइट का, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये थोड़ा एक इशू रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हेडर टैग का यूज। ये हेडर टैग लगाया मैंने, इसके अंदर मैं नेव टैग का यूज करता हूँ। नेव टैग के अंदर मैं यहाँ पर एंकर टैग का यूज करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस लिंक पर जाना। तो अभी मैं यहाँ पर आपको पहले एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेफरेंस का बताता हूँ, एक्सटर्नल नेविगेशन का। उसके बाद मैं आपको इंटरनल का बताऊंगा, जैसे कि हमारी डेफिनेशन में लिखा विद इन द पेज। अभी मैं आपको एक्सटर्नल पेज पर ले जाने के लिए बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल पेज के लिए यूज करने वाला हूँ लेक्चर टू सॉल्यूशन करके। मैं यूज करता हूँ लेक्चर टू सॉल्यूशन और यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक मी, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं यहाँ पर क्लिक मी यूज कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, ओपन करते हैं। अभी देखिए क्लिक मी करने के बाद मेरे को इस पर ले आया, लेक्चर टू सॉल्यूशन वाली एचटीएमएल वाली फाइल इसने ओपन कर दी। बैक जाऊंगा तो ये देखिए ये काम आपका नॉर्मली एंकर टैग भी कर सकता है, पर एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए अगर आप हेडिंग में वो देना चाहते हैं जैसे आप होम, यहाँ पर मैं अगर होम दे देता तो फिर आप देखिए होम दे दूंगा तो बात तो एक ही रहेगी। पर आप जो एसईओ फ्रेंडली जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ वो आपको इससे समझ आएगा। अब यहाँ होम है, फिर यहाँ अबाउट अस आ जाए, यहाँ पे कैरियर आ जाए। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का किसी कॉर्पोरेट कंपनी का वेबसाइट है तो होम, कैरियर, अबाउट अस, अबाउट आर वेंडर, वर्क विद अस, इस तरह के आपको कई सारे टैग्स दिखाई देते हैं। तो वो सब नेविगेशन टैग के अंदर हेडर से डाले जाते हैं ताकि आपका एसईओ को पता चले कि ये इनका हेडर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये यूज रहता है हेडर और नेव टैग का। तो आपको एक्सटर्नल लिंक का तो समझ आ गया। अब इंटरनल लिंक के लिए क्या करते हैं, अब इंटरनल लिंक के लिए हमारे को जरूरत पड़ती है आईडी की। आईडी की क्यों, क्लास की क्यों नहीं। अब क्लास में क्या होता है, क्लास हम किसी का भी मतलब क्लास यूनिक नहीं होता। अगर मैंने किसी एलिमेंट में, जैसे कि आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरा ये कोई एलिमेंट है तो मैंने पी एलिमेंट के अंदर क्लास लगाया। पी एलिमेंट के अंदर मैंने क्लास लगाया कि क्लास वन के नाम से मैंने क्लास नहीं, क्लास के नाम से मैंने क्लास लगा दिया। अभी आपने देखा मैंने पी डॉट क्लास टाइप किया तो क्लास इज इक्वल टू डबल कॉमास और क्लास आ गया। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका शॉर्टकट है। क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं और आईडी के लिए हैश का। मैं आपको आईडी का भी लगा के दिखा देता हूँ। आईडी, अभी मैं यहाँ पर यूनिक लिखना चाहूंगा ना तो आईडी यूनिक आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हैश के साथ यूनिक लिख देता हूँ, देखिए आप, मैंने यूनिक टाइप किया तो आईडी यूज इक्वल्स टू यूनिक, मतलब आईडी का जो वैल्यू है यूनिक है। ये नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये सिर्फ आपको समझ आ जाए कि क्लास है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट यूनिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसको, पी डॉट नॉट यूनिक, ठीक है, पी डॉट नॉट यूनिक। अभी आपको समझ आ रहा होगा क्लास का जो वैल्यू होता है वो यूनिक नहीं होना, यूनिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आईडी का वैल्यू यूनिक होना चाहिए पूरे टेक्स्ट के अंदर। आईडी किसी का भी सेम नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर एक और पी टाइप करूँ और उसका भी आईडी यूनिक रख दूँ, उसके भी आईडी का वैल्यू यूनिक रख दूँ, वो गलत है। वो हो ही नहीं सकता, उसमें हमारा सीएसएस स्टाइलिंग नहीं लगेगा। फिर आईडी का मतलब ही क्या अगर हमने यूनिक नहीं रखा तो। इस जहां हमको यूनिक नहीं रखना होता, अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ टैग का यूज किया और यहाँ पर मैंने लिखा है लॉरेम 30, मैंने यहाँ लॉरेम 30 लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लॉरेम 30 के साथ एक और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी डॉट नॉट यूनिक, ओके। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पी डॉट नॉट यूनिक। अब यहाँ पर भी मैं टाइप कर देता हूँ लॉरेम 30 और अब मैं चाहता हूँ ये, मैं आपको यहाँ पर इसको रिमूव करके दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर स्पेस दे देता हूँ तो ये देखिए अभी आपको एक चीज समझ आएगी यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा है लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 12, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। पर इन दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम रहे, बाकी पूरे टेक्स्ट का या बैकग्राउंड ना लगे। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस दोनों पैराग्राफ टैग के ऊपर बैकग्राउंड लगे। तो आप सीएसएस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आइडेंटिफाई कराने के लिए आपको सीएसएस को बताना पड़ेगा कि एक मेरा उसमें क्लास है, उस क्लास का नाम है नॉट यूनिक। तो जब आप उसको बताएंगे क्लास इज इक्वल टू नॉट यूनिक तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। जितने में भी क्लास यूनिक लगा होगा नॉट यूनिक तो वो ऑटोमेटिकली उतने का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। लेकिन आईडी में क्या होता है, आईडी पर्टिकुलर रहता है। अगर अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लॉरेम 3,
और मैं उधर लगाता हूँ CSS का यूज करके, अगर आईडी इज टू यूनिक का पर मैं अगर CSS यूज करना चाहूंगा तो सिर्फ इसी पर यूज होगा, क्योंकि किसी और आईडी का नाम यूनिक अब मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने एक बार एक नाम उसको असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लास का यूज आपको अच्छे से समझ आएगा, जब हम CSS पढ़ेंगे तो आपको इनका मेन यूज अच्छे से और समझ आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही ईजी था। मैं आपको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसका यूज क्या है। मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट और बड़ा करने वाला हूँ ताकि हमको दिखे। और यहाँ पर अब हम विद इन द पेज नेविगेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे दोनों टेक्स्ट के ऊपर। ये हमारा कुछ कंटेंट रहेगा जिसपे मैं आपको नेविगेट कराने वाला हूँ। अगर मैं उन दोनों को आपस में रख दूंगा नीचे, तो आपको लगे पता ही नहीं चलेगा कि उसने नेविगेट किया है या नहीं, क्योंकि वो तो हमको पहले से दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर काफी सारे BR का यूज करने वाला हूँ, BR मल्टीप्लीकेशन 80। ओके, अब मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर BR का यूज किया है। मैं यहाँ पर 80 BR का यूज करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने जब BR में मल्टीप्लाई किया 80 का, ये एक शॉर्टकट होता है। आप किसी भी टैग के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस किसी भी नंबर से, तो वो उतने टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। इसे VS कोड में होता है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से प्रेफर करता हूँ VS कोड यूज करने के लिए, ऐसे कमाल के शॉर्टकट्स यूज करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक्सटर्नल लिंक की जगह, ये जो मैंने यहाँ पर लिंक टाइप किया हुआ है, एक सेकेंड, इस लिंक की जगह मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आईडी के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं, तो यहाँ पर हैश यूनिक। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक आईडी है। अच्छा, यहाँ पर क्लास का क्यों नहीं यूज कर सकते? क्लास का यूज इसलिए नहीं कर सकते, क्लास हम कोई भी यूनिक आईडी नहीं होती है। अगर जैसे मैंने आपको दो क्लास के एक ही वैल्यू रख के दे दी, अगर यहाँ पे डॉट नॉट यूनिक लिख देता, तो उस ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन से वाले उस पर कौन से वाले कंटेंट पर नेविगेट करना है। अब मान लीजिए मेरा एक तो कंटेंट यहाँ है, टॉप ऑफ द पेज है, और एक कंटेंट बॉटम ऑफ द पेज है, और दोनों का क्लास मैंने नॉट यूनिक के मतलब सेम वैल्यू रख दिया है, सेम नाम से उनको क्लास दे दिया है। तो सेम नेम से जब मैं क्लास दे दूंगा सेम वैल्यू से, तो ब्राउजर को कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस टॉप ऑफ द पेज वाले पर लेके जाना है, बॉटम ऑफ द पेज वाले पर लेके जाना है। इसीलिए हमेशा आईडी का यूज करते हैं, इसमें आईडी ही अलाउ है। ये इसके लिए इसका मेन रीजन यही है कि आईडी इसलिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको आईडी का करके दिखाता हूँ। आईडी का मैंने नाम डाल दिया है, सेव करके मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो कंटेंट था वो नीचे है, और हमको ऊपर होम भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर होम पर जैसे क्लिक करूंगा, तो मेरे को ऑटोमेटिकली नीचे स्क्रॉल करके लेके आया। मैंने कोई स्क्रॉल नहीं किया है। आप देखिए, मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को नीचे लेके आ जाता है। यही मेन यूज है नेविगेशन टैग का, नेविगेट करने के लिए। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फुटर के बारे में। फुटर का मेन जो यूज रहता है वैसे ही फुटर वाला रहता है। जैसे कि यहाँ पे फुटर है जो आपको नीचे मतलब बॉटम ऑफ द टेक्स्ट लगाना रहे। इसका भी आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए, नॉर्मली ऊपर ही आ रहा है। बस अब जब कोई एसईओ रहेगा ना, तो उसको लगेगा कि ये फुटर है। आपको तो ये फर्स्ट टॉप ऑफ द वेब पेज दिख रहा है, आपके लिए तो ये मेन कंटेंट है, बट ये मेन कंटेंट नहीं है एसईओ के लिए। जब भी आप सर्च करेंगे कुछ भी लॉरा वेबसम करके, तो उसको ऐसा फुटर जज करेगा और छोड़ देगा, आपका वेबसाइट रीच ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको टैग्स का यूज इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टैग का कहाँ यूज करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में हमारा यूज है मेन टैग। मेन टैग का यूज क्या है? रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट कंटेंट ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे कि आपने कोई वेब पेज बनाया, वेब पेज का आपके ऊपर आपका जो वेब पेज था उसका मोटिव था हेयर ऑयल के ऊपर डिटेल देना। तो आप जब मेन कंटेंट में ही अपना हेयर ऑयल के बारे में टाइप करेंगे ना, मतलब जैसे कि आप किसी मस्टर्ड हेयर ऑयल के बारे में बताना चाहते थे, तो मस्टर्ड हेयर ऑयल के बारे में जब भी आप कुछ उसमें बताएंगे, तो आपको उसको मेन टैग के अंदर इनक्लोज करना रहेगा, जिसकी वजह से आपके ब्राउजर को समझ आएगी इस जो पेज का मेन कंटेंट है वो मस्टर्ड हेयर ऑयल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी कोई सर्च करेगा मस्टर्ड हेयर ऑयल, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मस्टर्ड हेयर ऑयल के लिए जो मुझे वेब पेज दिखाना है अपने यूजर को, वो ये वेब पेज है। तो आपका वेब पेज सर्च बार में आने लगेगा, जिससे आपके वेबसाइट का रीच बढ़ेगा। यही इसका मेन यूज है, सेम एज इट इज। अभी तक जितने टैग हमने पढ़े प्री को छोड़ के, इसका भी आपको कोई मेन यूज आउटपुट में नहीं दिखेगा। मैं अगर यहाँ पे मेन के अंदर कुछ भी टाइप करूंगा तो वो भी आपको नॉर्मल दिखेगा, जिस तरह से इवन फुटर भी हमको नॉर्मल दिख रहा था सेम। लेकिन एसईओ के लिए ये अलग हो जाता है, बहुत ये बिल्कुल ही अलग, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो आपको जैसे अभी समझ आ गया होगा मेन का यूज। ऐसे ही सेक्शन होता है। द एलिमेंट सेक्शन रिप्रेजेंट अ जेनरिक स्टैंड लोन सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच डजंट हैव मोर स्पेसिफिक सिमेंटिक एलिमेंट। मतलब इसके अंदर ना कुछ ज्यादा स्पेसिफिक सिमेंटिक एलिमेंट नहीं रहेंगे, एक सेक्शन में डिवाइड कर देगा। मतलब आप भी वेब पेज को कस्टमाइज रखना चाहते हैं ना किसी सेक्शन में डिवाइड करके, कि हाँ आप जब यूज करें तो पता चले कि ये कोई एक अलग सेक्शन है, कोई अलग सेक्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए HTML बॉडी, ये दो अलग अलग सेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं HTML पे क्लिक करूंगा तो मेरे को पूरा HTML समझ आ रहा है, और बॉडी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा बॉडी कंटेंट है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई सेक्शन डिवाइड करना,
और मैं सेक्शन डिवाइड करूंगा तो ये मेरे को देखो यहाँ पर अलग से पता चल रहा है कि ये मेरा सेक्शन है। तो वेब पेज को जब बनाते टाइम मतलब मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन का मैं क्लास दे दूं कि ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं इसका क्लास देता हूँ ये सेक्शन रिप्रेजेंट क्या करता है। ये सेक्शन रिप्रेजेंट करता है हेयर ऑयल के बारे में, ठीक है, हेयर ऑयल। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि ये सेक्शन हेयर ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मैं अलाउ करूंगा, मतलब ये बेसिकली सीएसएस वगैरह के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं इस तरह के टैग जो सेक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी सेक्शन पर मेरे पर्टिकुलर सेक्शन जो हेयर ऑयल का इन्फॉर्मेशन देता है उस पर बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाए मस्टर्ड हेयर ऑयल की, किसी भी मेरी कंपनी के मस्टर्ड हेयर ऑयल की इमेज आ जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक सेक्शन में उसको डिस्क्राइब मतलब ग्रुपिंग करनी होगी बेसिकली। सेक्शन मतलब एक सेक्शन बनाओ, जिस क्लास में आपका सेक्शन रहता है ये बच्चे उसमें बैठेंगे, पीसीएम वाले पीसीबी वाले इसमें बैठेंगे, या कंप्यूटर साइंस इसमें भी, ये कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है, ये सिविल का सेक्शन है। तो इसी तरह से एक सेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका आपको आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा, जब वो बच्चे एक साथ होते हैं पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, सेम इसी तरह से इसका आउटपुट आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन इसका बैकएंड में वर्क है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसलिए मैं इनका आउटपुट भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इनका आउटपुट आपके लिए कुछ मतलब रेलिवेंट नहीं है, बस आप इसको समझिए कि एसईओ फ्रेंडली किस तरह से है ये। सेम आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट होता है अपने एचटीएमएल वेब पेज का। तो हमारे वेब पेज का अगर मैं किसी आर्टिकल के अंदर कोई टेक्स्ट इनक्लोज करूंगा तो उस वेब ब्राउजर को लगेगा कि ये जो है हमारा मेन कंटेंट है, मतलब ये कोई आर्टिकल है। और सेम ऐसे असाइड के साथ है, असाइड के साथ इसका बिल्कुल सिनोनियम एंटोनोमियम है। तो असाइड का क्या सीन है, असाइड मतलब किसी किसी भी ऐड के लिए यूज करते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेब पेज पे ऐड लगाऊं तो मैं उसको असाइड के अंदर एम्बेड कर दूंगा ताकि जो मेरा ऐड है वो कंटेंट को हार्म ना करे। मतलब जब मेरा वेब पेज रहे तो असाइड रहे, मतलब मैंने मान लीजिए मेरा वेब पेज तो है किसी हेयर ऑयल के ऊपर, ठीक है, और मैंने ऐड लगाया हुआ है वीडियो गेम का। तो अभी कोई वीडियो गेम सर्च करेगा, मतलब किसी वीडियो गेम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने वाला है तो उसको मेरा वेब पेज शो हो जाएगा अगर मैं उसको असाइड टैग के अंदर एम्बेड नहीं करूंगा तो। क्योंकि देखिए ये गलत है ना, आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। आपने जो वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट देती है कुछ और इन्फॉर्मेशन पर सर्च होती है किसी और कीवर्ड पर, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। आपने जो वीडियो गेम, अब मान लीजिए वीडियो गेम का साइट ज्यादा सर्च होता है और आपका हेयर ऑयल का साइट कम सर्च किया जाता है, मतलब आपके यूजर कम है, तो आपका वेबसाइट का सच में क्वालिटी खराब हो जाएगा क्योंकि लोग उस पर रिटेन नहीं करेंगे। जैसे ही खोलेगा तो उसको पता चलेगा कि अरे ये तो गेम का सिर्फ ऐड है और मेरे को वेबसाइट रिकमेंड हो रही है, तो आपका वेबसाइट कभी कोई फ्यूचर में भी खोलना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए उसको हमेशा असाइड टैग में करना चाहिए ताकि एसईओ को पता चले कि ये कोई ऐड है। अगर आप उसको ऐसे नहीं करेंगे ना, स्पेशली डिजाइन नहीं करेंगे कि ये कोई ऐड के लिए टैग है, तो अदरवाइज वो आपके उसको मेन कंटेंट समझेगा और सब चीज हर एक कंटेंट को मेन कंटेंट समझेगा अगर आप उसको उसके क्लासिफाइड एलिमेंट्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो। इसीलिए जितना भी इस पेज पर था ये बेसिकली एसईओ फ्रेंडली चीजें थी सारी। आपको इनका यूज प्रैक्टिस में रखना होगा, भले इनका आउटपुट आपको नहीं दिखता है पर इनका यूज आपको करना सीखना होगा। लेकिन नेव टैग और पीडी टैग दोनों का आउटपुट आपको क्लियरली शो विजिबल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे एट्रीब्यूट से, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट भी ग्लोबल एट्रीब्यूट है, मेनली इसका लिंक यूज हम एंकर टैग के अंदर करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन होता है, उसके बाद वो चीज डाउनलोड होना स्टार्ट होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टारगेट एट्रीब्यूट लिखते हैं। अब टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं कुछ, जैसे कि एक वैल्यू होती है सेल्फ द करंट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट। मतलब जैसे कि अगर मैं किसी वेब पेज पर हूँ और मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक, या मैं इसको इससे आपको शो कराता हूँ, ठीक है, इसको अपने इसको मैं ओपन करता हूँ और देखिए ये इसी न्यू टैब पर ओपन हो गया। लेकिन मैं चाहता था यहाँ पर नए टैब पर ओपन हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरा यूजर उस टैब से मतलब उसको बैक आना पड़े। उसके लिए मैं इजी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नया ही टैब खुले, नया ही टैब ओपन हो। तो मैं यहाँ पर टारगेट का यूज करूंगा, टारगेट, और देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेरेंट सेल्फ टॉप। अब सेल्फ क्या होता है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट है। सेल्फ का मतलब कि जैसे अभी मेरा ये जो कोड था वो ऑटोमेटिकली उसी मेरा जो लिंक था उसी पेज वेब पेज पर एक्टिव हो गया, लेकिन मैं चाहता था न्यू टैब के साथ हो, तो मैं ब्लैंक का यूज करता हूँ। यहाँ पर सेव करके इसको रन कराता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पर ब्लैंक का यूज करके ओपन करता हूँ, देखिए न्यू टैब खुला है और मेरा ये टैब एज इट इज फ्रीज है, न्यू टैब में जाके ओपन हो रहा है। और यहाँ से कोई बैक का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये न्यू टैब से रेफर किया उसने मेरे को, मैंने उसको वैल्यू ब्लैंक दे दिया था। तो आई होप आपको ये मतलब समझ आ गया होगा। ब्लैंक का मेन यूज होता है फॉर अ न्यू टैब, और अगर आप टारगेट डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ रहेगा, वो उसी पेज पर वर्क करेगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ब्लैंक अगर आपने डिफाइन कर दिया वैल्यू एज अ टारगेट
तो और हमेशा न्यू टैब पर खोलेगा, इसमें कोई बाय डिफॉल्ट का सीन नहीं है। पेरेंट क्या होता है? पेरेंट कंटेक्स्ट मतलब जो आपने पेरेंट ब्राउजिंग मतलब जहां से आपने ब्राउज करना शुरू किया और आपने रखा कि मतलब जैसे कि आप किसी कॉलेज वगैरह की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आप ब्राउज करते 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 लिंक्स पर क्लिक करते करते काफी डीप में चले जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं मेन पेज पर जाना चाहता हूँ, तो आप एक बटन रहता है होम, आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेन पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये पेरेंट के लिए रहता है। काफी सारे लिंक रहते हैं इन पे पेरेंट पेज पर पहुंचा देता है। लेकिन अगर ऐसा किसी ने डिफॉल्ट मतलब बताया नहीं है, अगर कोई पेरेंट पेज है ही नहीं, तो सेल्फ ही बिहेव करेगा। सेम ऐसा टॉप के साथ होता है। टॉप और पेरेंट के अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे अच्छे से तो वो सेल्फ ही बिहेव करता है, सेल्फ जैसे कि बाय डिफॉल्ट है। लेकिन ब्लैंक में ऐसा नहीं, अगर आपने एक बार ब्लैंक डिफाइन कर दिया तो हमेशा न्यू टैब से ओपन होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, जिसका नाम है डिवीजन। अब जैसे सेक्शन था उसी तरह से डिवीजन और यहाँ पर हमारे स्पैन होते हैं। अभी डिवीजन ज्यादा यूज होता है सेक्शन से। उसका मेन यूज ये है, डिवीजन मतलब सीएसएस के लिए, मतलब बाउंड करता है ये, मतलब ग्रुपिंग कर देगा। और एक ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो पूरा स्पेस कवर करते हो हमारे वेब पेज का। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था पिछली बार, एच आर टेक ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, देखिए यहाँ पर पूरा स्पेस कवर किया हुआ है। ये इमेज ने पूरा स्पेस कवर नहीं किया, लेकिन देखो इसने पूरा स्पेस कवर किया हुआ है। मैं जितना जूम आउट करूंगा ये उतना बड़ा ही है और पूरे में ही रहेगा, ये पूरा वेब पेज कवर करेगा हमेशा, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करना है। इसी तरह से एक डिव भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहता है। द कंटेंट डिवीजन एलिमेंट पी इट, मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इट इज अ जेनरिक कंटेनर फॉर फ्लो कंटेंट। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंटेंट और लेआउट अंटिल स्टाइल इन सम वे यूजिंग सीएसएस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आउटपुट के ऊपर जीरो इफेक्ट है। ये आउटपुट में जब तक कोई इफेक्ट नहीं आता है जब तक इसकी हेल्प से हम किसी सीएसएस से जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर रहे हो। मतलब मैंने डिफाइन कर दिया डिव क्लास इज इक्वल्स टू डिव। अब मैं चाहता या रेड क्लास इज इक्वल्स टू रेड, और मैं चाहता हूँ कि इसके इसका जो फॉन्ट कलर है वो रेड हो जाए। तो मैं सीएसएस में जाके बताऊंगा कि फॉन्ट कलर इसका रेड चाहिए मुझे, और किसका चाहिए तो मुझे उसको डिफाइन करने के लिए बताना होगा ना, कि डॉट रेड, मतलब डॉट रेड, डॉट का मतलब क्लास है ना यहाँ पर, तो डॉट का मतलब क्लास हुआ, तो डॉट रेड। तो जहां पर भी डॉट रेड होगा जिस भी डिव के अंदर, वो सबका फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा। बेसिकली ग्रुपिंग करने के लिए यूज रहता है। अभी आपने बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे, सबका वेबसाइट का ऐसा तो है नहीं, होता नहीं है कि यहाँ पे ब्लू कलर है तो यहाँ नीचे भी ब्लू होगा, हो भी सकता है नीचे पर्पल हो, पिंक हो। तो वो कैसे डिफाइन होता है? वो डिव की हेल्प से डिफाइन होता है। मोस्टली हम लोग डिव का सबसे ज्यादा यूज करते हैं ग्रुपिंग करने के लिए। सेकंड आता है स्पैन। स्पैन क्या होता है? इट इज अ जेनरिक इनलाइन कंटेनर। इनलाइन कंटेनर क्या होता है? इनलाइन कंटेनर मतलब जिनको जितना स्पेस रिक्वायर्ड है वो उतना ही स्पेस लेते हैं। ठीक है, इसके आगे काफी सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा। विच डज नॉट इनहेरिटली रिप्रेजेंट एनीथिंग यूज टू ग्रुप एलिमेंट फॉर स्टाइलिंग पर्पस। इट शुड बी यूज ओनली व्हेन नो अदर सिमेंटिक एलिमेंट इज अप्रोप्रिएट। मतलब कुछ ना बचे तभी इसको यूज करना है, बेसिक इसका यही है। ठीक है, स्पैन का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि दो ग्रुपिंग एलिमेंट ऐसे पता होने चाहिए जो एक ब्लॉक लेवल हो और एक इनलाइन हो। तो उसके लिए आपको एक डिव है और एक स्पैन है, दोनों का यूज सेम है। पर स्पैन को कोई प्रेफर नहीं करता, डिव को सब प्रेफर करते हैं। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव को हमेशा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल्स हैं। अभी हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बेसिकली आज के लेक्चर काफी मतलब अलग रहा होगा, क्योंकि हमको ज्यादा आउटपुट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए है वो प्री टैग और नैप टैग है। और ये आपके लिए एक टास्क रहेगा कि आप इसको कैसे विद इन अ पेज नेविगेट कराते हैं। उसके बाद आपका पेज लेआउट, ये पेज लेआउट आप हमेशा यूज करेंगे तो आपका वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बनेगा। हमेशा एक हेडर दीजिए, उसके अंदर नेविगेशन देना अगर आपके पेज में रिक्वायरमेंट है तो दीजिए, पर एक हेडर हमेशा दीजिए, समझ आए कि ये पेज का हेडर है। जैसे कि कोई भी हेडर हो सकता है, अगर मैं चाहता हूँ अपना वेबसाइट बनाना हो तो उसमें हेडर दे सकता हूँ बोर्डिफाई लोग निखिल, तो ये आपका हेडर हो जाएगा। फिर मेन कंटेंट डिफाइन करना चाहता हूँ जिसमें मेरा डिस्क्रिप्शन हो, तो मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। फिर मैं फुटर यूज करना चाहता हूँ तो मैं फुटर यूज करूंगा कि हाँ ये मेरा पेज नंबर 1 है, वेब पेज नंबर 2 है, या कुछ ऐसा स्क्रॉलिंग में मेरा चल रहा है तो मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूँ। सेक्शन आपको बनाने का वही एक रीजन है कि आप किसी डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप सेक्शन बना के उसको एम्बेड कर दोगे कि हाँ ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है मेरा, ये दूसरा सेक्शन है, इस तरह से। और आर्टिकल का यूज है कि ये मेरा सेल्फ कंटेंट कंटेंट है। साइड में आप हमेशा ऐड का यूज करते हैं,
ये आपका मैं ऐसी थॉरो रिवीजन करा रहा हूँ। टारगेट एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। आईडी और क्लास के बारे में आपको बताया हुआ है अच्छे से। आईडी एक हमेशा यूनिक होनी चाहिए, और क्लास में आप दो तीन सेम वैल्यूज यूज कर सकते हैं, दो तीन इनफाइनाइट सेम वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और आईडी आईडी ही हमेशा नेविगेशन टैग में यूज होती है। डिवीजन सबसे बेस्ट है ग्रुपिंग करने के लिए, और स्पैन सबसे पुअरेस्ट कंसीडर किया जाता है ग्रुपिंग करने के लिए। इसको आप लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे क्लियरली। तभी यूज करना जब इधर इसका कुछ भी ना बच रहा हो, तब आप स्पैन यूज कीजिएगा। आपको बिल्कुल इनलाइन ही कुछ एलिमेंट बनाना है, तब आप स्पैन टैग के अंदर उसको एम्बेड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है ब्लॉक लेवल और इनलाइन के। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो हमारा टास्क में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको रन करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय कौन? यहाँ पर मैंने एक एब्रिवेशन का यूज किया आपके रिमाइंडर के लिए, ताकि आपको रिवीजन होता रहे। कैन वी यूज नेविगेशन एलिमेंट विदाउट हेडर? इफ यस, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, नोट्स पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम नेविगेशन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं बिना हेडर के? मतलब जरूरी है क्या हेडर के अंदर ही उसको इनक्लोज करना है? जैसे हम बॉडी के अंदर सारा कंटेंट इनक्लोज करते हैं, एचटीएमएल के अंदर पूरा कोड ही इनक्लोज करते हैं, तो ऐसे इज इट नेसेसरी? क्या वो उसके बिना वर्क नहीं करेगा? ये चीज आपको देखनी है। और वाई यूजिंग ऑफ डिवीजन एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस? ये एक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है कि डिवीजन का ही यूज करना, मतलब हमारे कंटेंट को डिवाइड करके बनाना, मतलब किसी वेब पेज को डिवीजन के अंदर डाल के सारे कंटेंट को यूज करना, ये क्या गुड प्रैक्टिस है या नहीं? बेसिकली एक गुड प्रैक्टिस है। इसका यूज आपको एचटीएमएल पढ़ते टाइम तो समझ नहीं आएगा कि ये क्यों गुड गुड प्रैक्टिस है, पर जब आप सीएसएस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये गुड प्रैक्टिस क्यों है। तो गुड प्रैक्टिस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ सिंपली, कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मैंने बैक कोडिंग में अगर लिख दिया होता है यहाँ पर div इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर लिख देता है इसको, मैं किसी डिवीजन के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, देखिए इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। div डॉट क्लास, ठीक है। div डॉट क्लास, ये देखिए div डॉट क्लास। अब div एक क्लास बन चुका है, और मैं इस क्वेश्चन को उठा के इसके अंदर रखना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अभी आप देखिएगा आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए आउटपुट सेम है, आउटपुट में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्रैक्टिस क्या हुई? जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं सी फ्यूचर में सीएसएस यूज करना चाहता हूँ, अभी देखिए मैं नॉर्मल भी इसको लिख सकता हूँ बियर का यूज करके, लेकिन मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि मेरा सेकंड क्वेश्चन हो। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम सेकंड क्वेश्चन रख देता हूँ, क्वेश्चन सेकंड। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कि जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है उसका जो फॉन्ट कलर है वो रेड हो जाए, तो फ्यूचर में अब मैं यहाँ पर करके चला जाता हूँ इसको, फ्यूचर में 2-3 साल बाद इसको दोबारा वर्क करने बैठता हूँ, तो मेरे लिए हेल्पफुल है कि मैं उसको बताऊंगा कैसे सीएसएस को, कैसे बताऊंगा कि मेरा ऐसा नंबर 11 नंबर लाइन में कर दीजिए उसको, फॉन्ट रेड रेड करना है मुझे। ऐसे तो उसको मैं समझा नहीं सकता ना। समझाने के लिए मुझे उसे बताना होगा कि एक मैंने क्लास लगाया हुआ है, एक डिवीजन के अंदर, एक डिवीजन के अंदर मैंने क्लास लगाया हुआ है। उस क्लास के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, उसका कलर रेड कर दो। एक डिवीजन बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने क्लास क्वेश्चन नंबर 2 रखा हुआ है, तो उस क्लास का आप कलर रेड कर दो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर डिवीजन का यूज करना है। क्लास क्या है? एक एट्रीब्यूट है। अगर क्लास टैग होता तो मुझे कोई जरूरत नहीं है डिवीजन यूज करने की, कोई भी ग्रुपिंग एलिमेंट यूज करने की। ग्रुपिंग एलिमेंट यूज करने का मतलब ही ये है क्योंकि क्लास एक एट्रीब्यूट है। अगर क्लास या आईडी कोई टैग होते तो डायरेक्टली मैं लिखता क्लास इज इक्वल टू क्वेश्चन 2, और जो मैंने लिखा हुआ है वो पूरा उसके अंदर एम्बेड हो जाता, उसका पार्ट बन जाता, और बाद में मैं उसका कलर चेंज कर सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्लास हमारा एक एट्रीब्यूट है, इसलिए हमको किसी ना किसी टैग का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पैराग्राफ की तरह लिखता तो मैं पैराग्राफ यूज करता, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं है, एक सिंपल लाइन है, मैं उसको सिंपल लाइन की तरह लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या यहाँ पर एंकर टैग यूज करूंगा? नहीं, मुझे लिंक तो नहीं बनाना है ना, मुझे सिंपल एज अ टेक्स्ट ही रखना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मैं ऐसी किसी टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करना चाहता हूँ जिससे मेरे आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस ना है। तो क्या है? डिवीजन है, स्पैन है, सेक्शन है, लेकिन मेन नहीं यूज कर सकता। मेन से क्या होगा, मेरा एसईओ चेंज हो जाएगा। अब पता चल रहा है ये मेरा लो प्रायोरिटी कंटेंट था पूरे वेब पेज का, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन के अंदर क्लास लगा दी हूँ कि मैं डिव का यूज नहीं करना चाहता, या मुझे डिव का यूज करना नहीं पसंद, या मैंने प्रैक्टिस नहीं करी डिव का यूज करने की, मेरी हैबिट में मेन या मैं उल्टे सीधे टैग यूज करता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये जो लो प्रायोरिटी कंटेंट था ना, ये एसईओ के लिए मेन प्रायोरिटी कंटेंट बन जाएगा। अब ऐसे तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा ना। अभी मेरा मेन प्रायोरिटी कंटेंट था क्वेश्चन नंबर 1, अभी कोई क्वेश्चन नंबर 1 सर्च कर रहा है, लेकिन उसको मेरा वेबसाइट दिखेगा ही नहीं।
चाहे मैं कितना भी अच्छा कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दूं, लेकिन यूजर तक पहुंचने के लिए उसको रिकॉग्निशन मिलने के लिए एटलीस्ट यूजर को उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं कोई भी आलतू फालतू टैग यूज नहीं कर सकता। जिस टैग का जो वर्क है मुझे उसके लिए वही टैग यूज करने होते हैं। मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ एसईओ फ्रेंडली का मतलब, इसीलिए यहाँ पर डिवीजन टैग का यूज करना एक गुड प्रैक्टिस है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। क्रिएट अ वेब पेज हैविंग नेविगेशन बार विद टारगेट वैल्यू ब्लैंक। मतलब आपको क्या करना है, एक नेविगेशन बार यूज करना है किसी एक्सटर्नल लिंक के लिए जिसका टारगेट वैल्यू ब्लैंक हो। मतलब कि मैं उस पर क्लिक करूं, अगर जैसे मैंने यहाँ पर होम लिखा तो होम पर मैंने क्लिक किया तो एक न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। आपको एक ऐसा कोड करना है। उसके बाद क्रिएट अ वेब पेज एज शोन इन आउटपुट। अब ये आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है हर बार एक टास्क का। तो यहाँ पर मैं उसको दिखाता हूँ ओपन करके, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी आप देखिए, मैंने एक टास्क दिया हुआ है आपको, कोडिफाई टू वेलकम टू कोडिफाई अलोंग निखिल। अभी देखिए यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ तो मैंने होम पर यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हुए थे तो मैं ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आ गया। यहाँ पर मैंने नेवटेक का यूज नहीं किया, मतलब यहाँ पर मैंने टारगेट एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया। आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि विद इन पेज खुल गया है, उसी टैब में ओपन हुआ है। अब यहाँ पर मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, मतलब मेरा एक इंट्रोडक्शन पेज है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो यूजर है उसको डायरेक्ट मेरी वीडियो पर पहुंच सके, तो मैं यहाँ पे वीडियो पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने टारगेट का यूज नहीं किया, ऑटोमेटिकली वीडियो पर आ चुका हूँ। इसके बाद मैंने अबाउट अस। अब ये अबाउट अस जो है ना, इसका यूज मैंने नेविगेशन टैग करके किया हुआ है आईडी लगा के। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मुझे इसी पेज के अंदर नेविगेट करने वाला है। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसी पेज के अंदर नेविगेट किया, और अबाउट अस का जो मैंने जितना भी कंटेंट पेस्ट किया था वो सारा मुझे अबाउट अस के अंदर मिल रहा है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बीच में एक इमेज भी एम्बेड किया था। इस इमेज को एम्बेड करने का ऐसा कुछ मैं आपको सिखाना नहीं चाहता था, आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ इमेज कैसे एम्बेड करते हैं। पर बेसिकली मैं यहाँ पर एक स्पेस चाहता था, तो मैं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना पसंद, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एचटीएमएल से वैसे भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखने में ज्यादा बहुत कूल एक इंट्रोडक्टरी पेज नहीं लग रहा है। पर हम इससे ज्यादा डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज एम्बेड कर दिया ताकि बीच में ब्लैंक स्पेस ना रहे और ये कंटेंट आपको विजिबल ना हो जब तक आप यहाँ पर क्लिक ना करें या स्क्रॉल ना करें। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू, बाय।